ओके स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम हमने C3 साइकिल, C4 साइकिल फोटोसिंथेसिस में स्टडी किया। आज अपन स्टडी करेंगे बेटा केम साइकिल, राइट। तो जो केम साइकिल है वो क्रेसुलिएसी फैमिली के प्लांट्स में होता है। इस साइकिल का नेम भी है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल, इज दैट क्लियर? ये जो साइकिल है ये स्क्यूलेंट जीरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर होता है। डेजर्ट्स प्लांट है ये, जिनकी लीफ थोड़ी मासल होती है, फ्लैसी होती है, उनमें ये साइकिल होता है। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप, ओपनसिया, कैलोनची, है ना, और एलोय, इसके अलावा ब्रायोफिलम, पाइनएप्पल, वेलवेटसिया, यूफोरबिया। देयर आर मेनी एग्जाम्पल। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जिनमें केम साइकिल होता है। ये जो केम प्लांट होते हैं, इन प्लांट्स की एक और खास बात है बच्चों कि इनमें स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं? स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा। तो स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा का मतलब है बच्चों कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। दैट मीन्स ये नाइट में तो ओपन होते हैं और डे में ये क्लोज होते हैं। तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर अपन ऐड कर सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांसपीरेशन सबसे कम किस में होता है, तो केम प्लांट्स में ही होता है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन तो डे टाइम में होता है ना, और डे टाइम में तो स्टोमेटा क्या है? क्लोज है। तो इनमें ट्रांसपीरेशन क्या होगा बताओ? कम होगा। इज इट क्लियर? ये जो केम प्लांट है, इनमें नाइट के अंदर फर्स्ट CO2 का फिक्सेशन होगा और एसिड बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और सेकंड CO2 फिक्सेशन जो है इनके अंदर वो डे टाइम में होगा और उस समय शुगर बनेगी। यानी दिन में शुगर बनेगी और रात में एसिड बनेंगे। इज दैट क्लियर? तो नाइट में जो CO2 फिक्सेशन करेगा वो PEP कार्बोक्सिलेज, और डे में जो CO2 फिक्सेशन करेगा वो रुबिस्को। इज दैट क्लियर? लेकिन ये बात आपको यहां पर मेमोराइज रखनी है कि केम साइकिल में क्रेंज एनाटॉमी नहीं होती है। C4 प्लांट की तरह इनमें क्रेंज एनाटॉमी नहीं होती, मतलब बंडल शीट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। केवल मीजोफिल में ही फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस ओनली मीजोफिल में ही फोटोसिंथेसिस होगा। और जो दोनों एंजाइम है PEP केस और रुबिस्को, ये दोनों जो है कहां प्रेजेंट होंगे? मीजोफिल में ही प्रेजेंट होंगे। बंडल शीट में किसी तरह का फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि बंडल शीट में फोटोसिंथेसिस होना क्रेंज एनाटॉमी है, और क्रेंज एनाटॉमी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है C4 प्लांट का। केम प्लांट में ऐसा नहीं होता है। यानी ये जो दोनों CO2 फिक्सेशन हो रहे हैं, ये दोनों के दोनों CO2 फिक्सेशन कहां होंगे? मीजोफिल में ही होंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर? केम प्लांट को भी फोटोसिंथेसिस के लिए टोटल 60 ATP की रिक्वायरमेंट होगी, लाइक C4, है ना। 60 ATP का मतलब कि इन्हें 30 ATP चाहिए और 12 NADPH2 चाहिए, ये इनको रिक्वायरमेंट रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 66 की रिक्वायरमेंट C4 को भी थी, लेकिन C4 तो अपनी ये एनर्जी पूरी बना रहा था, लेकिन केम के अंदर एनर्जी तो बनेगी 54 ही, लेकिन यूज होगी 66। इसलिए केम प्लांट में बहुत ही स्लो रेट पर फोटोसिंथेसिस होगा। ये बहुत अच्छे प्रोड्यूसर नहीं माने जाएंगे। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये जाता है कि फोटोसिंथेसिस के जो बहुत अच्छे एफिशिएंट प्लांट है वो C4 है। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके, अब थोड़ा इस केम साइकिल को देख लेते हैं अपन। अब आपको एक तरह से गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि अगर आपको C4 साइकिल पता है तो केम साइकिल बस उसका
एकदम कॉपी है। एक्चुअली क्या है बेटा, C4 साइकिल में हम इधर मीजोफिल लिख रहे थे और इधर बंडल शीथ लिख रहे थे C4 में, है ना। बस आपको मीजोफिल की प्लेस पे नाइट करना है और बंडल शीथ की प्लेस पर डे करना है, क्योंकि इनमें दोनों रिएक्शन मीजोफिल में ही हो रही है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर? अब होता क्या है कि जैसे यहां पर फोस्फोइनॉल पाइरुवेट है मीजोफिल में, और डे टाइम में CO2 पहला फिक्स होगा प्लस वाटर भी है, और यहां पर एंजाइम है PEP कार्बोक्सिलेज या PEPकेज बोलते हैं इसको। तो PEP कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। ये इसको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करेगा तो पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का ही बनेगा। ये नाइट में फर्स्ट CO2 फिक्सेशन हो गई है बेटा। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड लेटर और मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। इस केस में NADPS2 यूज होगा बेटा, राइट। मैलिक एसिड वही बेटा पायरुविक एसिड और CO2 में ब्रेक हो जाएगा। इस केस में NADPS2 वापस गेन हो जाएगी। इसको बनाने में जो NADPS2 यूज हुआ है वो वापस अपने को गेन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब मैंने आपको बताया था कि पायरुविक एसिड कमबैक होगा, यानी पायरुविक एसिड लेटर ऑन वापस PEP का फॉर्मेशन कर देगा, है ना। तो यहां पर एंजाइम होता है PEP डाइकाइनेज, और इस केस में ATP यूज होती है, ATP यूज होगी, राइट। ये एक ऐसा एंजाइम है जो थर्मोस्टेबल एंजाइम है बच्चों, ध्यान रखना। थर्मोस्टेबल एंजाइम है, ज्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकता है, इसलिए ये प्लांट ज्यादा टेम्परेचर में भी अपना फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो इधर तो ये साइकिल चलता रहेगा। अब डे का टाइम आ गया है, तो डे टाइम में ये सेकंड CO2 का फिक्सेशन होगा। ये यहां पर कौन सी CO2 थी बेटा? फर्स्ट CO2। अब यहां पर इस CO2 को रिसीव कर रहा है RUBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट, और यहां पर एंजाइम है रूबिस्को, और ये इससे PGA बनाएगा और PGA से शुगर बन जाएगी और वापस इसका रीजनरेशन हो जाएगा। ये C3 साइकिल की तरह, मतलब डे टाइम में C3 साइकिल चलेगा और नाइट टाइम में C4 साइकिल चलेगा। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है एकदम अच्छे से? तो ये पूरा केम साइकिल आप देख रहे हैं एकदम कॉपी है C4 साइकिल का, बस जो बंडल शीथ में एक्शन था वो उसकी जगह हम डे कर देंगे, और जो मीजोफिल में जो एक्शन था उसकी जगह अपन नाइट कर देंगे। बाकी साइकिल सेम है। ये जो साइकिल है ये स्टडी किया था बेटा ओलेरी एंड रूहानी ने। रूहानी, तो केम साइकिल की स्टडी किसने की थी? ओलेरी और रूहानी ने केम साइकिल की स्टडी की थी। इज दैट क्लियर? तो इसी के साथ बच्चों ये आपका केम साइकिल कंप्लीट होता है। इसके बाद तो ये डार्क रिएक्शन हमारी पूरी हो गई है। डार्क रिएक्शन में हमने 3 साइकिल स्टडी कर लिए, C3, C4 और केम। इसके बाद बेटा एक साइकिल और आता है C2 साइकिल, या इसे फोस्फो ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं, ग्लाइकोलेट साइकिल, या इसे फोटो रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। C2 साइकिल, फोस्फोग्लाइकोलेट साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन। अब देखिए बच्चों ये क्या है, देखिए इसमें मैं मेन चीजें आपको बताता हूं। रूबिस्को की हमने बात की थी कि रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो 2 एक्शन करता है, एक कार्बोक्सिलेज और एक ऑक्सीजिनेज। अब अगर बेटा CO2 ज्यादा है तो वो कार्बोक्सिलेज एक्शन करेगा, और यही फोटोसिंथेसिस है, CO2 फिक्सेशन। लेकिन अगर O2 ज्यादा है उस केस में रूबिस्को क्या करेगा? ऑक्सीजनेशन।
तो इस केस में CO2 का लॉस होगा, कार्बन लॉस होगा, फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा, नीचे एरो का मतलब रिड्यूस हो जाएगा। इसी मैकेनिज्म को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी रूबिस्को का ऑक्सीजनेज एक्शन ही क्या कहलाता है? C2 साइकिल, फॉस्फोग्लाइकोलेट साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन। तो जब जब फोटो रेस्पिरेशन होगा, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा। इज इट क्लियर? अब फोटो रेस्पिरेशन कब होता है? जब O2 ज्यादा है। हालांकि रूबिस्को की एफिनिटी की अगर अपन बात करें तो रूबिस्को की एफिनिटी किसके साथ ज्यादा है? CO2 के साथ ज्यादा है। बट क्या करें, जब CO2 बहुत कम है और ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा है, तो इसको ना चाहकर भी कौन सा एक्शन करना पड़ेगा? ऑक्सीजनेज एक्शन करना पड़ेगा। इसका लगाव CO2 से है, लेकिन जब CO2 है ही नहीं तो इसके पास ऑप्शन क्या है? फिर ये O2 से रिएक्ट करेगा। तो O2 से रिएक्ट करेगा, उस केस में क्या होगा? फोटो रेस्पिरेशन होगा। इज इट क्लियर? बेसिक आप इसे समझिए कि रूबिस्को का कौन सा एक्शन? ऑक्सीजनेज एक्शन जब होता है, और ये कब होता है? जब O2 ज्यादा होती है, उस केस में फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। और जब जब फोटो रेस्पिरेशन होगा, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा। ये बात आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। इज इट क्लियर? दूसरी बात ये है बच्चे कि आप इसको बेसिक समझिए। जैसे RUBP है, कितने कार्बन की शुगर है? 5 कार्बन की शुगर है। अब यहां पर CO2 आया और वाटर है, और लेकिन रूबिस्को यहां पर कार्बोक्सिलेज एक्शन कर रहा है। कौन सा एक्शन कर रहा है? कार्बोक्सिलेज। तो उस केस में ये क्या करता है बेटा? PGA के 2 मोल बनाता है, PGA प्लस PGA बनाता है। तो 3 कार्बन का ये हो गया, 3 कार्बन का ये हो गया, तो 5 कार्बन और 1 कार्बन, टोटल 6 कार्बन हो गया। कोई लॉस नहीं हुआ। तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर हम फोटो रेस्पिरेशन का केस देखें, PR मतलब फोटो रेस्पिरेशन का केस देखें, तो इसमें क्या होगा कि जो ये RUBP है और CO2 प्लस H2O है, लेकिन इस बार रूबिस्को का कौन सा एक्शन हो रहा है? ऑक्सीजनेज एक्शन कर रहा है रूबिस्को। तो इस केस में क्या होगा? PGA प्लस PG बनेगा। PGA 3 कार्बन का और PG 2 कार्बन का, है ना? तो आपको देखिए 5 कार्बन और ये और 1 कार्बन, 6 कार्बन, जबकि प्रोडक्ट कितने कार्बन का बना है? 5 कार्बन का। तो हमें CO2 का क्या हुआ है? लॉस हुआ है, कार्बन का लॉस हुआ है। यही फोटो रेस्पिरेशन है। चूंकि इसका प्रोडक्ट 2 कार्बन का बन रहा है, फर्स्ट प्रोडक्ट, इसीलिए इसको C2 साइकिल कहते हैं। C2 साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें PG बनता है, मतलब फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, इसमें ग्लाइकोलेट बनता है। और ये ग्लाइकोलेट कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का, इसलिए इसको C2 साइकिल कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो कार्बन लॉस हो रहा है ना यहाँ पे। 6 कार्बन आपके सबस्ट्रेट में है, जबकि आपको प्रोडक्ट 5 कार्बन का मिल रहा है ना? मतलब इसमें एक ये भी है जिसमें 25% CO2 का लॉस होता है और 75% CO2 का आपको गेन हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो आप बेसिक सीख गए होंगे सारे अच्छे से, ठीक है। आप देखो बेटा, जो फोटो रेस्पिरेशन है उसमें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फोटो रेस्पिरेशन जनरली 3 सेल ऑर्गेनेली में कंप्लीट होता है। फोटो रेस्पिरेशन में 3 सेल ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक पैरोक्सिसोम और एक क्लोरोप्लास्ट। तो फोटो रेस्पिरेशन में कितने सेल ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होते हैं? 3 सेल ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, पैरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट। इज इट क्लियर? अब आपको जो मैं मेन बात बताता हूं, आपको पूरा साइकिल नहीं याद करना, आप मेन बात को समझिए। क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रोडक्ट बनता है आपको ये याद रखना है। क्लोरोप्लास्ट में बनेगा PGA प्लस PG, ये 3 कार्बन का और ये 2 कार्बन का। इज दैट क्लियर? तो ये किस में बनेगा? क्लोरोप्लास्ट में, है ना? और क्लोरोप्लास्ट में एक्शन कौन करेगा? रूबिस्को। ठीक है। पैरोक्सिसोम, पैरोक्सिसोम के अंदर प्रोडक्ट बनेगा पर ऑक्साइड, H2O2, पर ऑक्साइड।
इज दैट क्लियर? क्योंकि इसमें परऑक्सीडेज एंजाइम होता है, प्लस इसमें एक एमाइनो एसिड बनेगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज ए एमाइनो एसिड, राइट। लेकिन मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग जो फोटो रेस्पिरेशन में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर आता है। फोटो रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कार्बन का लॉस होना, CO2 का लॉस होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो CO2 लॉस होता है वो कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, करेक्ट। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में अमोनिया बनता है और एक एमाइनो एसिड भी बनता है, सेरीन। क्या बनता है? सेरीन। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब सेरीन का फॉर्मेशन होता है उसी समय CO2 का लॉस होता है। इज दैट क्लियर? तो फोटो रेस्पिरेशन 3 सेल ऑर्गेनेली में कंप्लीट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम एंड क्लोरोप्लास्ट। नो नीड, आपको कोई नीड नहीं है साइकिल याद करने की, आप सिर्फ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट याद करो जो मैंने बताया और इन तीनों के प्रोडक्ट याद रखो। क्लोरोप्लास्ट में क्या बनता है? Pg और Pg बाय द हेल्प ऑफ रूबिस्को। पेरोक्सिसोम में H2O2 एंड ग्लाइसिन, और माइटोकॉन्ड्रिया में अमोनिया, सेरीन और CO2 का लॉस। इज दैट क्लियर? ये आपका बच्चों फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसका सबसे पहले ऑब्जर्वेशन जो किया था, इस प्रोसेस को सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वो क्रॉटबॉम ने किया था, और लेटर ऑन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, लेकिन इसका जो डिटेल स्टडी है या इसकी जो डिस्कवरी है, इसका जो क्रेज जाएगा वो जाता है डेकर और टियो को। इज दैट क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा ये हिस्ट्री वैसे तो नहीं पूछी जाती पर फिर भी आएगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? ओके, तो ये आपका फोटो रेस्पिरेशन हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई एनर्जी नहीं बनती है, नो एनर्जी प्रोडक्शन। प्लीज स्मरण रहे आपको, रेस्पिरेशन यानी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होगी जब एनर्जी बनती है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई एनर्जी नहीं बनती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो फोटो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई एनर्जी नहीं बनती है। इज दैट क्लियर? पक्का पक्का? ओके। दूसरी बात, फोटो रेस्पिरेशन एक एसेंशियल इविल है, ये एक आवश्यक बुराई है। अब आवश्यक भी है और बुराई भी है। कैसे? पहले बुराई कैसे? बुराई इसलिए है क्योंकि इसमें CO2 का लॉस होता है, फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है, ये बुराई है, इविल है ये। लेकिन आवश्यक क्यों है वो देखिए, है ना। कई बार हमें लगता है कि ये काम गलत हो रहा है, लेकिन कुछ गलत काम भी अच्छे के लिए होते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन की अच्छाई क्या है वो देखिए। फोटो रेस्पिरेशन की अच्छाई ये है कि इसमें ये कब होता है? जब O2 ज्यादा होता है तो फोटो रेस्पिरेशन होता है, श्योर है ना। तो ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है किसको? पिगमेंट्स को फ्रॉम ऑक्सीडेशन एज वेल एज सोलराइजेशन। अरे भाई सुनिए, अगर O2 ज्यादा होगी और फ्री O2 ज्यादा होगी तो वो पिगमेंट्स को पिगमेंट को का ऑक्सीडेशन कर देगी, और अगर पिगमेंट ही ऑक्सीडाइज हो गए तो फिर फोटोसिंथेसिस कभी नहीं होगा। ये तो अच्छा हुआ कि ये जो फ्री O2 है इसको यूज कर लिया गया फोटो रेस्पिरेशन में, तो पिगमेंट बच गए ऑक्सीडेशन से। अगर हम इस फ्री O2 को यूज नहीं करते तो फिर पिगमेंट डैमेज हो जाते। तो बताइए अच्छा है कि नहीं? ये पिगमेंट को बचा गया ना ऑक्सीजन से, बोलो हाँ या ना। इज दैट क्लियर? तो ये फोटो रेस्पिरेशन की अच्छाई है, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको एक और क्वेश्चन भी करवा देता हूं थोड़ा सा। एक साइंटिस्ट है वारबर्ग, उन्होंने बोला कि अगर हम इंटरमिटेंट लाइट देंगे या डिसकंटीन्यूअस लाइट देंगे, अगर अपन
तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, और अगर हमने कॉन्टिन्यूअस लाइट दिया तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। मैं नीचे एरो लगाता हूं उसका मतलब डिक्रीज होता है ना, और ऊपर एरो का मतलब इंक्रीज होता है ना, ये लिखने से बचने की ट्रिक है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है ये देखिए कि अगर हमने लगातार लाइट दिया, कॉन्टिन्यूअस लाइट दिया, तो ऑब्वियस बात है कि लाइट रिएक्शन ज्यादा होगा, लाइट रिएक्शन ज्यादा होगा। लाइट रिएक्शन ज्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है कि ऑक्सीजन ज्यादा बनेगी, लाइट रिएक्शन में तो ऑक्सीजन बनती है, और ऑक्सीजन ज्यादा बनेगी तो फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, एम आई राइट? और फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसलिए कॉन्टिन्यूअस लाइट में फोटोसिंथेसिस घटता है। अगर हम डिसकंटीन्यूअस लाइट देंगे तो O2 कम बनेगा, बिकॉज लाइट रिएक्शन कम होगा, है ना। O2 कम बनेगा तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, और फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? तो ये बारबर का एक स्टेटमेंट है, समझ आ गया? तो कौन सी लाइट अच्छी है भाई? डिसकंटीन्यूअस लाइट अच्छी है। कॉन्सेप्ट समझ आया? पक्का पक्का? ओके। चलिए इसके बाद छोटी छोटी बातें करते हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। इसके बाद एक आएगा आपका PQ, फोटोसिंथेसिस क्विसेंट। जैसे रेस्पिरेटरी क्विसेंट होता है वैसे फोटोसिंथेटिक क्विसेंट होता है। PQ का फॉर्मूला है O2/CO2, यानी रिलीज की गई O2 और यूज की गई CO2 के रेशियो को हम क्या कहते हैं? PQ कहते हैं। और नॉर्मल कंडीशन में हम 6 CO2 यूज करते हैं और 6 O2 रिलीज करते हैं, तो PQ की वैल्यू कितनी रहेगी? 1 रहेगी। 6/6 1 आएगा ना। तो PQ क्या होता है? रिलीज की गई ऑक्सीजन और यूज की गई CO2 के रेशियो को ही PQ कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो एक छोटा सा क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस क्विसेंट। इज दैट क्लियर? याद रखना आपको। ठीक है, इसके बाद में एक और छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी। PE, फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी, PE, यानी इसका मतलब है कि हमने कितनी रेडिएशन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल मास में हम लोग कन्वर्ट कर पाए, यही फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी है। ध्यान से समझिएगा। अब आप देखो, 1 मोल ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें कितने क्वांटा चाहिए थे? 8। क्वांटम रिक्वायरमेंट में पढ़ाया था ना मैंने आपको कि 1 मोल ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें 8 रेड लाइट के क्वांटा चाहिए थे। रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो 8 रेड क्वांटा चाहिए था, राइट? अब एक रेड क्वांटा जो होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है 47.6 किलो कैलोरी। दैट मीन्स कि 1 मोल ऑक्सीजन बनाने के लिए हमने 47.6 इंटू 8 अप्रोक्स 381 किलो कैलोरी एनर्जी को क्या कर लिया है? यूज कर लिया है। समझ आया? और 1 मोल CO2 कब बनती है? जब 1 CO2 फिक्सेशन होता है। एम आई राइट? क्योंकि 1 मोल CO2 एक लाइट रिएक्शन में बनती है, और एक लाइट रिएक्शन का मतलब 1 CO2 फिक्सेशन, और 1 CO2 फिक्सेशन का मतलब है HCHO बनना, राइट? क्योंकि ग्लूकोज बनाने के लिए, अगर आपको ग्लूकोज बनाना है तो 6 मोल ऑक्सीजन बनेगी, 6 CO2 का फिक्सेशन होगा, तब जाके ग्लूकोज बनेगा ना भाई। तो अपन एक की बात कर लेते हैं कि अगर 1 मोल O2 बनने का मतलब 1 CO2 का फिक्सेशन और मतलब एक फॉर्मेल्डिहाइड का प्रोडक्ट बनना। अब आप समझिए कि 1 मोल O2 बनाने में हमने कितना एनर्जी लिया? 381 किलो कैलोरी एनर्जी यूज किया है, मतलब लाइट रिएक्शन की इतनी एनर्जी हमने यूज कर ली, और प्रोडक्ट हमारा ये बना है एक CO2 फिक्सेशन से। और इस प्रोडक्ट की एनर्जी अगर HCHO की एनर्जी देखें तो 114.3 किलो कैलोरी एनर्जी होती है इसकी।
अब अगर देखा जाए तो हमने क्या किया, देखो हमने ये प्रोडक्ट बनाया 114.3 किलो कैलोरी एनर्जी का प्रोडक्ट बनाया। कितनी एनर्जी यूज करके बनाया? 381 किलो कैलोरी एनर्जी को हमने यूज किया। ये हमारा प्रोडक्ट है, ये एनर्जी हमने इतनी यूज की है इंटू 100, तो लगभग 30% लाइट एनर्जी को ही हम केमिकल एनर्जी में ले पाए। तो फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी कितना हुआ? 30%। मतलब कि जो रेडिएशन एनर्जी है, जो लाइट एनर्जी है, उसका 30% ही कन्वर्जन होता है प्रोडक्ट में। समझ आया एकदम अच्छे से? क्लियर? पूरी बात समझ आई? ये फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी है। इसका एक बार एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें आपको बस ये डाटा याद होना चाहिए था कि रेड क्वांटा में कितनी एनर्जी होती है एक रेड क्वांटा में, ये ध्यान में रखना था। इज दैट क्लियर? और बच्चों ग्लूकोज का भी ध्यान रखो, ग्लूकोज में 686 किलो कैलोरी एनर्जी होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। इज दैट क्लियर? पक्का? तो ये आपका फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी का एक टॉपिक मैंने करा दिया। ठीक है? अब है बच्चों इसके बाद फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर, राइट? तो यहां पर एक फैक्टर है लाइट। ऑब्वियस बात है, आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट तो की फैक्टर है ना? अब लाइट में तीन चीजें होती है बेटा, लाइट की क्वांटिटी, लाइट की इंटेंसिटी और लाइट की क्वालिटी। ये 3 पॉइंट लाइट में आते हैं। क्वांटिटी मतलब पीरियड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लीजिए कि फोटो पीरियड, लाइट का ड्यूरेशन नॉट इफेक्ट टू फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित नहीं करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जबकि जो फोटो पीरियड है वो इफेक्ट करता है फ्लावरिंग को और जर्मिनेशन को। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, इसको फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं, कॉल्ड फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियड, लाइट का ड्यूरेशन, लाइट की क्वांटिटी, ये फोटोसिंथेसिस को प्रभावित नहीं करती है। नॉट इफेक्ट टू फोटोसिंथेसिस, इफेक्ट टू फ्लावरिंग एंड जर्मिनेशन, एंड दिस फिनोमेना नोन एज फोटो पीरियोडिज्म, स्टडीड बाय गार्नर एंड एलार्ड। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन समझ आया ना? कहीं आप लोग सोचो कि नहीं ज्यादा आर तक लाइट देगी तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा। अरे भाई, पीरियड कभी भी इफेक्ट नहीं करता है फोटोसिंथेसिस। पक्की बात समझ आ गया होगा। अब इधर देखो इंटेंसिटी। हाँ, ये बात मैं बोल सकता हूं कि लाइट की इंटेंसिटी अगर आप इंक्रीज करेंगे तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट एक लिमिट तक, अगर इंटेंसिटी ज्यादा हो गई है लाइट की तो फिर सोलराइजेशन का खतरा है, पिगमेंट डैमेज हो सकते हैं और फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो सकता है। एक लिमिट तक, इसको आप यो समझिए कि एक क्रिटिकल पॉइंट तक, मान लो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो एक इंटेंसिटी तक, अगर इंटेंसिटी इधर लेते हैं सॉरी, और ये रिएक्शन लेते हैं, तो एक इंटेंसिटी तक फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर आपने और बढ़ाने की कोशिश की तो ये डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ आए एकदम अच्छे से? क्लियर है ना? क्योंकि बहुत ज्यादा, आप वही बात, अरे भाई रेड ड्रॉप पढ़ाया था ना मैंने आपको, अगर आप रेड लाइट से ज्यादा की लाइट दोगे तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि फिर पिगमेंट सिस्टम काम ही नहीं करेंगे, है ना? तो एक इंटेंसिटी तक अगर आप लाइट बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट अति सर्वत्र वर्जते, शास्त्रों में लिखा गया है, अगर आपने अति कर दी है तो फिर उसका नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। बात आती है क्वालिटी की। हालांकि मैंने ये ऑलरेडी आपको करा रखा है,
बच्चों मैंने कहा था कि रेड ब्लू स्पेक्ट्रम की अगर लाइट है तो इसमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, नो डाउट। और ग्रीन लाइट अगर है तो उसमें मिनिमम होता है, मिनिमम फोटोसिंथेसिस होगा। अब मैंने आपको कहा था अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एक कलर की लाइट है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक कलर का, तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। लेकिन मैंने कहा था कि अगर पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, पॉलीक्रोमेटिक का मतलब बच्चों व्हाइट लाइट है ना, व्हाइट लाइट में 7 कलर पढ़े ना आपने, बेनिया, पिनाला या विब्ग्योर पढ़े है ना। तो अगर व्हाइट लाइट है तो इसमें फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। इज इट क्लियर? सो लाइट की क्वालिटी इफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस को, और लाइट की क्वांटिटी इफेक्ट करती है इंटेंसिटी इफेक्ट करती है, बट फोटो पीरियड कभी भी इफेक्ट नहीं करता है किसको, फोटोसिंथेसिस को। इज इट क्लियर? इसमें एक टॉपिक ये भी आ सकता है, लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। नॉर्मली अगर डे टाइम की हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का जो रेशियो होता है वो 10:1 का होता है। 10:1 का मतलब है कि प्रोडक्ट 10 गुना बनेगा और प्रोडक्ट, अरे भाई फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, और रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है। तो इनका रेशियो 10:1 है, मतलब प्रोडक्ट 10 गुना बनेगा और प्रोडक्ट का जो ब्रेक होगा वो 1 मॉलिक्यूल। ग्लूकोज के 10 मॉलिक्यूल बनेंगे और ब्रेक 1 मॉलिक्यूल होगा, तो प्रोडक्टिविटी अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी? नेट प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगी ना हमारे पास। लेकिन अगर मैं इवनिंग टाइम की बात करूं तो उसमें 1:1 हो जाता है पीआर, मतलब जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ही ब्रेक हो जाएगा। तो इस समय नेट प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी बेटा, 0 रहेगी। इज दैट क्लियर? इसी इवनिंग टाइम के पीरियड को लाइट कंपेंसेशन पॉइंट कहा जाता है। और बच्चों मेरी एक बात सुनिए, मैंने ये क्यों पढ़ाया कि जो कंपेंसेशन पॉइंट है वो लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। अरे अगर कंपेंसेशन पॉइंट का मतलब क्या है, नेट प्रोडक्टिविटी 0, जितना कमाया उतना खा लिया, तो जब आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं तो आप ग्रोथ कैसे करेंगे? तो अगर लाइट कंपेंसेशन पॉइंट लंबे समय तक रहता है तो ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी बेटा, ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए कंपेंसेशन पॉइंट बहुत डेंजरस होता है प्लांट के लिए। इज दैट क्लियर? पक्का? ओके। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर लेते हैं हम CO2। आप देखिए बच्चों 0.003% CO2 एटमॉस्फेयर में है, एम आई राइट? अब कहते हैं कि इसका अगर हम 1% इंक्रीज करें तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा, बट अगर हमने मोर देन 1% इंक्रीज किया तो फिर फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। वही बात है ना बेटा, अगर आप ज्यादा CO2 दोगे तो फिर फोटोसिंथेसिस के लिए वो टॉक्सिक हो जाएगा। ज्यादा लाइट दोगे तो नुकसान, ज्यादा CO2 दोगे तो नुकसान। CO2 कितना होना चाहिए, 0.03% का 1% इंक्रीज करोगे तब तक फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। लेकिन अगर 1% से ज्यादा आपने इंक्रीज किया तो फिर फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि C3 प्लांट को CO2 की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, है ना, और C4 प्लांट को CO2 की कम रिक्वायरमेंट होती है। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, रिक्वायरमेंट्स में। और एनसीईआरटी में डाटा है, आपको वो डाटा अच्छे से देख लेना है। इन दोनों का डाटा कहां से देखना है, एनसीईआरटी से। इज दैट क्लियर? ओके। इसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में मैंने आपको बताया था बेटा कि ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। अरे भाई इतना तो सीख गए ना, इसलिए इसका तो कम होना ही अच्छा है। अगर ऑक्सीजन कम रहेगा तो फोटो रेस्पिरेशन कम रहेगा और फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ऑक्सीजन होना फोटोसिंथेसिस के लिए अच्छाई की बात नहीं है, नुकसान की बात है। क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो रूबिस को अपना ऑक्सीजन इंजेक्शन करेगा और क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, और फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर?
इसीलिए कहते हैं कि ऑक्सीजन कभी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है। पानी कोई डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं है बेटा, लेकिन आपको पता है जल ही जीवन है, तो देखो वाटर जरूरी है एंजाइमेटिक एक्शन के लिए, एंजाइमेटिक एक्शन के लिए वाटर नेसेसरी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ऑप्टिमम वाटर होना चाहिए, तभी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आगे रन करेगी। इज दैट क्लियर? तो पानी का लेवल होना चाहिए बट नॉट डायरेक्ट इफेक्ट, इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट है नहीं, लेकिन स्टोमेटा ओपन करने के लिए, एंजाइम एक्शन करवाने के लिए पानी जरूरी होता है, इसलिए पानी होना चाहिए फोटोसिंथेसिस में, राइट? इसके बाद में नेक्स्ट फैक्टर आता है टेम्परेचर। देखो बच्चों, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 12 to 35 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी 20 to 35 डिग्री सेल्सियस है, माफी चाहूंगा। C3 प्लांट कम टेम्परेचर पसंद करते हैं और C4 प्लांट ज्यादा टेम्परेचर पसंद करते हैं, ये भी बात आपको पता है। लेकिन इसमें यह है कि बेटा आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट अगर टेम्परेचर आपने बहुत ज्यादा कर दिया, वेरी हाई, आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दिया, या वेरी लेस, आपने बहुत कम कर दिया, तो दोनों ही केस में फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। पूछो क्यों? आपको पता है बच्चों कि एंजाइम एक्शन ऑन स्पेसिफिक टेम्परेचर, एंजाइम एक्शन जो होता है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होता है। अब बेटा अगर आपने आइडियल टेम्परेचर दिया है तो फिर एक्शन भी अच्छा होगा और फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा, लेकिन अगर आपने हाई टेम्परेचर कर दिया है तो एंजाइम किल हो जाएंगे बेटा, और एंजाइम ही अगर किल हो जाएंगे तो फिर फोटोसिंथेसिस की कल्पना करना बेकार है। बोलो हाँ है ना? एज वेल एज आपने कम टेम्परेचर अगर कर दिया तो कम टेम्परेचर में क्या होगा, एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, किल तो नहीं होते बट इनएक्टिव हो जाते हैं, तो इस केस में भी फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा आपको स्मरण रहे कि टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है लाइट रिएक्शन पर, नॉट इफेक्ट ऑन लाइट रिएक्शन, बट इसका जो इफेक्ट है वो डार्क रिएक्शन पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम वाली रिएक्शन कौन सी है, एंजाइमेटिक रिएक्शन कौन सी है, डार्क रिएक्शन है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट डार्क रिएक्शन पर आएगा बेटा। इज दैट क्लियर? ऑप्टिमम टेम्परेचर पता चल गया? नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा कर दिया तो एंजाइम किल हो जाएंगे और कम कर दिया तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, दोनों ही केस में फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। एक्सेप्शन एवरीवेयर होता है बेटा, आपको पता है। तो जैसे अगर आप लाइकेन की बात करें, जिम्नोस्पर्म की बात करें कुछ, तो इनके अंदर क्या होता है बेटा, -20 to -35 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस। यानी ये बहुत लो टेम्परेचर पर, -20 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत लो टेम्परेचर पर भी फोटोसिंथेसिस कर लेती है, क्योंकि ये साइक्रोफिलिक जोन में रहते हैं, तो इनमें एंजाइम ही ऐसे हैं जो लो टेम्परेचर पर काम करते हैं, है ना। ऐसी तरह अगर आप ओसिलिटोरिया की बात करो तो ये 70 to 80 डिग्री सेल्सियस पर भी फोटोसिंथेसिस अच्छा कर लेती है। तो ये तो एक्सेप्शन है बेटा, ठीक है ना, क्लियर? क्योंकि ओसिलिटोरिया कहां रहती है, ज्यादा टेम्परेचर वाले जोन में रहती है, तो उसके अंदर एंजाइम ही ऐसे हैं जो ज्यादा टेम्परेचर पर फंक्शन करते हैं, तो ये एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन तो हो, डाइवर्सिटी है बच्चों, कहीं भी मिल सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ फैक्टर्स हमने पढ़े, लाइट, CO2, O2, वाटर। इसके अलावा मिनरल भी आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, आयरन है, इज दैट क्लियर? फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ये सब क्या करते हैं बेटा, ये फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि मिनरल क्लोरोफिल सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। मिनरल ATP बनाने में काम आते हैं
मिनरल लाइट रिएक्शन में भी एक्टिवेटर थे, डार्क रिएक्शन में भी एक्टिवेटर का रोल प्ले करते हैं। इज दैट क्लियर? इसलिए मिनरल की डिफिशियंसी कभी नहीं होनी चाहिए। प्लांट में अगर मिनरल की डेफिशिएंसी होगी तो फोटोसिंथेसिस घट जाएगा, तो मिनरल का होना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? Mn+2 है, Cl- है, तो ये मिनरल होने प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। कैल्शियम, ठीक है ना, ये फोटोसिंथेसिस में काम आने वाले मिनरल्स। जैसे आपने पढ़ा मैग्नीशियम क्लोरोफिल का ही पार्ट होता है, आयरन क्लोरोफिल सिंथेसिस में रोल करता है, फास्फोरस एटीपी का पार्ट है ना? बात समझ आया ये चीज? इसी तरह आपने ये देखा था कि ये तीनों लाइट रिएक्शन में वाटर की स्प्लिटिंग में रोल प्ले कर रहे थे, है ना? तो प्रीवियस स्टडी को आप देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि मिनरल का बहुत बड़ा रोल है ना? ये क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये क्लोरोफिल का सिंथेसिस करवाता है, नाइट्रोजन भी क्लोरोफिल सिंथेसिस करवाता है ना? तो ये सब चीजें। इज दैट क्लियर? अब देखो बेटा, इसके अलावा कुछ इनहिबिटर भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करने का भी काम करते हैं, लाइक DCMU, डाईयूरोन बोलते हैं इसे, CMU, मोनोयूरिन, एट्रोजिल, एट्राजाइल, ब्रोमोसिल, आइसोसिल, PAN, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ये कुछ ऐसे इनहिबिटर हैं जो PS सेकंड को यानी P680 को इनहिबिट कर देते हैं, तो फिर फोटोसिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा क्योंकि नॉन साइक्लिक रिएक्शन नहीं होगी। इसी तरह डाइक्वार्ट, पैराक्वार्ट, ये डाई है बेटा, ये स्टेनिंग डाई है, ये PS फर्स्ट यानी P700 को इनहिबिट कर देते हैं, तो ये इनहिबिट हो गया तो ना तो लाइट रिएक्शन साइक्लिक होगी ना नॉन साइक्लिक होगी, तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। तो इनहिबिटर वो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को डिक्रीज कर देते हैं। इज दैट क्लियर? बताओ, ये समझ आया एकदम अच्छे से? तो इनमें आपको बेटा एक दो याद कर लेना, है ना, ये चीज। तो PS सेकंड को इनहिबिट करने वाले कौन कौन है? DCMU, CMU, एट्राजाइन, ब्रोमोसिल, आइसोसिल, PAN, और PS फर्स्ट को डाइक्वार्ट और पैराक्वार्ट। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। देखिए बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रोडक्ट की अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाए, इफ हाई कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कभी भी इनहिबिट नहीं करता है, लेकिन प्रोडक्ट की अगर ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाए, ये ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखो, मैं तो एक ही बात पढ़ाता हूं बच्चों को, जहां अति हो जाए वो विनाशकारी होती है, बस इतना ध्यान रखो। तो प्रोडक्ट कभी भी इनहिबिट नहीं करता, लेकिन अगर प्रोडक्ट की ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी, हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी, तो इससे बेटा क्या होगा? फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज अगर लीफ के अंदर डिपॉजिट हो गया तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो फिर फोटोसिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा, फिर तो गैसियस एक्सचेंज ही नहीं होगा। इज दैट क्लियर? इसीलिए प्रोडक्ट कंटिन्यूअस ट्रांसपोर्ट होता रहना चाहिए। अगर प्रोडक्ट कंटिन्यूअस बनता रहे और वो ट्रांसपोर्ट होता रहे तो फिर फोटोसिंथेसिस इंक्रीज रहेगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट डिपॉजिट हो गया तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा बेटा? फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये बात नो डाउट। यंग टिश्यू अगर है, यंग लीफ है, तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, अगर ओल्ड लीफ है तो फिर फोटोसिंथेसिस कम होगा। ऑब्वियस बात है कि यंग लीफ के अंदर क्लोरोफिल क्या होगा बेटा? बताओ ना, ज्यादा होगा। ओल्ड लीफ में क्लोरोफिल क्या होता है? कम होता है। ये तो कॉमन सेंस है ना यार। यहां पर आप एक बात और ध्यान रखोगे कि जितना ज्यादा क्लोरोफिल होगा उतना ही अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा। एक साइंटिस्ट थे विल स्टार्टर एंड स्टोल, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था एसिमिलेटरी नंबर।
अब ये एसिमिलेटरी नंबर क्या होता है कि 1 ग्राम क्लोरोफिल 1 आवर में, 1 घंटे में जितनी CO2 को यूज करता है यानी फिक्स करता है उसी को एसिमिलेटरी नंबर कहा जाता है। वंस अगेन 1 ग्राम क्लोरोफिल 1 आवर में जितना CO2 को फिक्स करेगा उसी को एसिमिलेटरी नंबर कहेंगे। मतलब CO2 फिक्स होने से क्या बनता है, ग्लूकोज, यानी एसिमिलेटरी नंबर कहीं ना कहीं ग्लूकोज या प्रोडक्ट बनने के लिए यूज होता है। तो अब बताइए कि जितना ज्यादा क्लोरोफिल होगा उतना ही ज्यादा CO2 फिक्स होगा, उतना ही ज्यादा ग्लूकोज बनेगा, दैट मींस फोटोसिंथेसिस भी उतना ही ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर कहीं आपको एसिमिलेटरी पावर वर्ड मिल जाए तो एसिमिलेटरी पावर का मतलब होता है ATP और NADPH2 बनना, एनर्जी बनना। इज दैट क्लियर? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ फैक्टर है बच्चों जो मैंने आपको बताए हैं जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब इसके बाद सिंपल मैं 3 बातें आपको बताता हूं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक है बच्चों कार्डिनल पॉइंट कॉन्सेप्ट। कार्डिनल पॉइंट कॉन्सेप्ट वॉन सेट ने दिया था, राइट? कार्डिनल का मतलब, कार्डिनल मतलब P। कार्डिनल पॉइंट कॉन्सेप्ट कहते हैं कि कोई भी फैक्टर, एनी फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है उस फैक्टर की 3 कंसंट्रेशन होती है। एक मिनिमम कंसंट्रेशन, एक ऑप्टिमम यानी आइडियल कंसंट्रेशन और एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन। तो कोई भी फैक्टर की 3 कंसंट्रेशन रिएक्शन को प्रभावित करती हैं। मिनिमम अगर कंसंट्रेशन में अगर वो है तो रिएक्शन कम होगी, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में है तो रिएक्शन मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा होगी, और अगर मैक्सिमम कंसंट्रेशन है तो रिएक्शन इनहिबिट हो जाएगी। वही मैं बोल रहा हूं ना। आप एक बात देखिए, CO2 कम है तो फोटोसिंथेसिस कम है, CO2 अच्छा आइडियल है तो फोटोसिंथेसिस आइडियल होगा, लेकिन अगर CO2 ज्यादा हो गया तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। टेम्परेचर कम है तो रिएक्शन स्लो होगी, टेम्परेचर ऑप्टिमम है तो रिएक्शन मैक्सिमम होगी, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो एंजाइम किल हो जाएंगे और रिएक्शन इनहिबिट हो जाएगी। उसी तरह लाइट अगर कम है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, लाइट अगर ऑप्टिमम है तो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन लाइट अगर बहुत ज्यादा हो गई तो पिगमेंट्स डैमेज हो जाएंगे, मतलब रिएक्शन इनहिबिट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो कार्डिनल पॉइंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी फैक्टर अगर है तो उसकी 3 कंसंट्रेशन रिएक्शन को प्रभावित करती हैं, मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम। इज दैट क्लियर? दैट इज कार्डिनल पॉइंट कॉन्सेप्ट। समझ आया बच्चों? इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट जो था वो है लॉ ऑफ मिनिमा। ये दिया था लीबिंग ने। लॉ ऑफ मिनिमा कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लीबिंग ने। इसने कहा था कि एक रिएक्शन में बहुत सारे फैक्टर है, आप भी देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि जो फैक्टर मिनिमम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, जो फैक्टर मिनिमम कंसंट्रेशन में है वो लिमिटिंग फैक्टर होगा और वही इफेक्ट करेगा रिएक्शन को, बाकी नहीं करेंगे। प्लीज ध्यान से सुनिए ना, इनका क्या कहना है कि एक रिएक्शन में भले 50 फैक्टर काम में आ रहे हैं, लेकिन जो रिएक्शन को इफेक्ट करने वाला है वो कौन सा फैक्टर होगा? जो सबसे कम मात्रा में है वो रिएक्शन को प्रभावित करेगा। बात समझ आ रही है? जो फैक्टर सबसे मिनिमम कंसंट्रेशन में है वही रिएक्शन को प्रभावित करेगा, और उसे इन्होंने लिमिटिंग फैक्टर वर्ड दिया। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? दैट इज लॉ ऑफ मिनिमा गिवन बाय लिबिंग। समझ गए? इन्होंने, इनका कहने का मतलब है कि अगर 20 फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो केवल
इफेक्ट करने वाला फैक्टर एक ही होगा जो सबसे कम मात्रा में है। इज दैट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, और ये दिया था ब्लैकमैन ने, और ब्लैकमैन वही है जिन्होंने डार्क रिएक्शन समझाई थी। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये कहता है कि ये बात ठीक है कि जो मिनिमम कंसंट्रेशन में है वही लिमिटिंग फैक्टर है और वही इफेक्ट करता है रिएक्शन में। मतलब लिविंग वाली बात को इन्होंने सपोर्ट कर दिया, लेकिन इन्होंने एक बात ऐड कर दी कि मोर देन वन फैक्टर, एक से ज्यादा फैक्टर मे बी लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं। बस ये मॉडिफिकेशन था। लिविंग कहता था केवल एक ही फैक्टर लिमिटिंग होता है, ओनली वन फैक्टर लिमिटिंग होता है, जबकि इन्होंने क्या कहा था कि मोर देन वन फैक्टर में भी लिमिटिंग फैक्टर, एक से ज्यादा भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि ये चेंजेबल है, आज कोई लिमिटिंग फैक्टर है वो कल नहीं होगा, लिमिटिंग फैक्टर परिस्थिति पर डिपेंड करेगा। समझ आया? इस चीज को समझिएगा अच्छे से। देखिए मैं इसको समझाता हूं अच्छे से। जैसे कि देखो क्लाउडी इन्वायरमेंट है, आसमान में बादल छाए हुए हैं। अब आप बताइए कि जब आसमान में बादल छाए हुए हैं तो लिमिट कम कौन होगा? लाइट, और ज्यादा कौन होगा? CO2। तो अब बताइए लिमिटिंग फैक्टर कौन है? जो कम वाला है, मतलब लाइट यहां पर लिमिटिंग फैक्टर हो गया। तो रिएक्शन को प्रभावित कौन करेगा? लाइट करेगा। क्लियर स्काई है, आसमान बिल्कुल साफ है, इस समय बताइए ज्यादा कौन है? लाइट। कम कौन है? CO2। तो यहां पर लिमिटिंग फैक्टर कौन हो गया? CO2। समझ आया ना कुछ? देखिए एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं और ये चेंजेबल भी हैं। यहां पे लाइट था, यहां पे CO2 है। इसी तरह देखिए अगर यंग लीफ है, ग्रीन लीफ अगर आपके पास है तो इसमें क्लोरोफिल ज्यादा है, लेकिन अगर ओल्ड लीफ अगर आपके पास है तो इसमें क्लोरोफिल क्या है? कम है। तो यहां पर क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? बोलिए ना प्लीज। लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, जबकि इसमें क्लोरोफिल लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ बातें हैं बेटा जो आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको इतना ध्यान रखना है बेटा कि O2 कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन तो कम होना नुकसानदायी है, सॉरी अच्छा है। O2 तो कम होना अच्छा है कि फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा ना, तो O2 कभी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा। और एक CO2 C4 प्लांट के लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। CO2 for C4 प्लांट नो लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि C4 प्लांट को CO2 कम ही चाहिए, इसलिए CO2 C4 प्लांट के लिए कभी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगी। अरे बोलो ना नहीं होगी, क्योंकि C4 प्लांट को CO2 कम चाहिए। कितना पढ़ाया ना मैंने पीछे आपको, है ना? तो इसके लिए CO2 कभी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगी। CO2 किसके लिए लिमिटिंग फैक्टर होगी? C3 के लिए होगी, क्योंकि CO2 की ज्यादा चाहत किसको है? C3 को है। इज दैट क्लियर? तो ये बेटा फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने आपको बताया, होपफुली आपको समझ आया होगा। ऑलमोस्ट फोटोसिंथेसिस हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, उसके बाद आप NCERT रीडिंग करिएगा। एक बार पुणे में सभी बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं उनको, उनके परिवार को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। भगवान आपकी जीवन में खुशियां दे, आप सदा हंसते मुस्कुराते रहें, आपके परिवार में सुख संपत्ति हो, आप सदा तरक्की करो, ये मेरी दुआ है। आप लोगों के लिए मेरी मालिक से प्रार्थना है। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। आप इसी तरह हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।